आप सभी का स्वागत है। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनके मैला आंचल उपन्यास में अंचल और आंचलिकता की अवधारणा को समझेंगे। अंचल और आंचलिकता की जो अवधारणा है उसे स्पष्ट करेंगे और साधारणतः जो हम बातचीत करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आंचल का जो सामान्य अर्थ होता है वह है धोती अथवा साड़ी का किनारा या छोर या उसका सिरा। और भौगोलिक संदर्भ की बात करें तो उसका अर्थ है कोई जनपद या कोई भूखंड। तो कथा साहित्य के संदर्भ में उसका अर्थ ये है कि जनपद या फिर कहें कि कोई ऐसा भूप्रदेश जो जिसमें कुछ सामान्य नागरिक हों, सुसंस्कृत जीवन से जो अछूता हो या जो पिछड़ा हुआ हो, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति हो और वहाँ की जो अपनी कुछ जीवन पद्धतियां हैं जो कि अन्य जगह नहीं होती हैं, उस विशेष अंचल में ही होती हैं। और वहाँ की अपनी जो लोक संस्कृति हो और वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो वाणी है, वो कुछ विशेष हो और जिसका अपना एक जीवंत व्यक्तित्व हो और जिसकी यदि तुलना करें तो अन्य अन्य जो अंचल हैं उनसे अपनी एक अलग पहचान हो। ऐसे किसी अंचल विशेष के या भूखंड विशेष या किसी जनपद अ, विशेष के जीवन और वहाँ की जो सामाजिक या फिर आर्थिक या राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उसको आधार बनाकर या वहाँ की जो लोक संस्कृति है उसको उजागर करने वाली जो भी कृति हो या औपन्यासिक कृति हो तो वो आंचलिक उपन्यास कहलाएगा। तो अब हम समझे कि अंचल की बात करें या फिर एक आंचलिकता की बात करें तो आंचलिकता क्या होती है उपन्यासों में, आंचलिकता क्या होती है या फिर आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आंचलिक कथा साहित्य जो है उसका मूल उद्देश्य जो है कि भारत के जो विभिन्न भूखंड हैं या विविध अंचल हैं या जनपद हैं उनकी जो संस्कृति है उसको उजागर करना या उसको सबके सामने लाना है। आंचलिक उपन्यास वो उपन्यास है जिसमें लेखक अ, आंचलिक दृष्टि से किसी विशिष्ट अंचल को या भूखंड को देखता है और उसके जो भी उसका समग्र जीवन है, जो भी वहाँ का समग्र जीवन है उसकी विस्तार से या विविधता से उसकी व्याख्या करता है या उसका चित्रण करता है। और इसके लिए वो जो जनपद है या जो भूखंड है वहाँ की जो लोक संस्कृति होती है, वहाँ का रहन सहन या वहाँ की जो वेशभूषा होती है कि कैसा पहनावा है, वहाँ के कुछ स्थानीय धार्मिक विश्वास होते हैं, कुछ वहाँ के स्थानीय त्योहार होते हैं या नृत्य होते हैं या कहीं के गीत होते हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं। तो वो सब जो आर्थिक कठिनाइयाँ हो या राजनीतिक चेतना हो उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके चित्र उपस्थित करता है या सबके सम्मुख लाता है। आंचलिक उपन्यास की इन विशेषताओं से जो परिचित होता है तो उसके बाद वहाँ का जो ग्रामीण जीवन है उस पर भी आधारित उपन्यास है, तो उनमें भी अंतर स्पष्ट हो जाता है। कैसे कि ग्रामीण जीवन पर जो आधारित उपन्यास है उनके विषय कैसे होते हैं कि ग्रामीण जीवन और गांव में रहने वाले व्यक्ति और उनकी समस्याओं के विषय में, ये गांव वाले उनका रहन सहन उनकी समस्याएं या वहाँ की जो एक सामाजिक व्यवस्था होती है उसकी कोई विशिष्ट या अपनी निजी पहचान नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि पाश्चात्य देशों में भी कुछ उपन्यास ऐसे लिखे गए हैं जिनमें प्रदेश विशेष की जो भौगोलिक वहाँ की पृष्ठभूमि है या भौगोलिक जो स्थिति है वहाँ का जो चित्रण है, तो इस जीवन की जो कुछ विशेषताएं हैं वो ही आंचलिकता के अंतर्गत आती हैं। उपन्यास जिसमें कि स्थान विशेष के जो भौगोलिक परिवेश है उसका जब चित्रण किया जाता है या वहाँ का जो लोकल कलर है अर्थात स्थानीय रंग देकर
उसमें स्थानीयता का रंग होता है और भौगोलिक परिवेश के साथ साथ प्रकृति के जो विचित्र उसमें रंग होते हैं, वहाँ की स्थानीयता का जो जीवन होता है, स्थानीय लोगों की जो समस्याएं होती हैं, तो भले ही वो सामान्य जन की तरह होती हैं, लेकिन कुछ वहाँ की स्थानीय विशेषताएं होती हैं, वही आंचलिकता के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों में देखिए स्थानीय रंग, कि कहीं पर गांव की सड़क है, कहीं पर चौपाल है और कहीं पर किसानों के अन्न के भंडार हैं, या इसी तरह से कई कथ्य उनके ऐसे हैं कि जो इस आंचलिकता का वर्णन करते हैं। जबकि आंचलिक उपन्यास में ये स्थान ही नायक की भूमिका निभाते हैं, अर्थात जो आंचलिक उपन्यास होते हैं उसमें नायक विशेष नहीं होता है, सारी जनता ही उसमें नायक होती है। इसलिए कहा जाता है कि आंचलिक उपन्यास का नायक कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि जो संपूर्ण अंचल है वही उसका नायक होता है। आज हमने बहुत ही संक्षिप्त में समझा कि अंचल और आंचलिकता की अवधारणा क्या है।